तो देखो इस लेक्चर में ना हम प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट और MCLR और रेपो लिंक्ड रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो कि भाई प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। क्या? प्राइम लेंडिंग रेट या प्रधान ऋण दर। देखो, प्रधान ग्राहक ऐसे ग्राहक होते हैं जिनका ऋण का एक साफ स्वच्छ इतिहास होता है। यानी जो प्राइम बरोवर, पहले समझो, प्राइम लेंडिंग रेट से पहले आप प्राइम बरोवर देखो या प्राइम कस्टमर। ये जो प्राइम कस्टमर होता है इसका साफ स्वच्छ ऋण का इतिहास होता है। इन्होंने ऋण लेकर इसकी वापसी में कभी भी कोई चूक नहीं करी होती है। ऐसे ग्राहक के लिए जो ब्याज दर होता है हमेशा बैंक कम रखते हैं। एक उदाहरण से समझो, ये क्रेडिट की तरह ही होता है। क्रेडिट की तरह मतलब कि आप साहूकार के पास गए और साहूकार से आप हमेशा से ऋण लेते रहे हैं। तो साहूकार के पास गए तो साहूकार ने अपने कारिंदों को बोला कि लाओ, देखो रतनवा पैसा लेने आया है। तो अब आप उससे हाथ पैर जोड़े और आपको आसानी से पैसा दे दिया कम ब्याज दर पे। तो आप हमेशा जब भी साहूकार को एक टाइम दिया उस टाइम पे आपने पैसा वापस कर दिया। तो साहूकार आपसे खुश होकर के क्या कहते हैं कि भाई जो ब्याज दर सबको चल रही है, मान लो 5 रुपए, वहां प्रतिशत पे ब्याज नहीं चलता है, वहां 5 रुपए सैकड़े पे मान लो चल रहा है। 5 रुपए सैकड़े का मतलब होता है कि जाके वही 60% के आसपास। तो साहूकार ने कहा कि नहीं भाई, ये जो रतनवा है ये बहुत अच्छा आदमी है, तो इसे 5 रुपए सैकड़े पन्ना ब्याज दे करके इसको 3 रुपए पर दे दो। मतलब क्या है कि आपके साफ स्वच्छ इतिहास के चलते आपको जो रेट है वो कम लगता है, जो ब्याज का इंटरेस्ट रेट है वो कम लगता है। ये बैंक भी ऐसा करते हैं। तो इसको प्राइम कस्टमर्स कहा जाता है। वैसे ग्राहकों को प्राइम कस्टमर कहा जाता है जिनका ऋण लेने का साफ स्वच्छ इतिहास होता है। अब भाई जिस दर पे, ये जो दर होती थी जिसको प्राइम कस्टमर को पैसा दिया जाता था, उस दर को प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता था। क्या कहते थे? प्राइम लेंडिंग रेट या प्रधान ऋण दर कहते थे। तो आपको तो पहले प्राइम कस्टमर समझ आना चाहिए कि ये कौन होते हैं, और प्राइम कस्टमर्स को जो ऋण दिया जाता है जिस दर पे, उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। 2010 में इस व्यवस्था को प्रतिस्थापित करके आधार दर की व्यवस्था को लाया गया। ये जो प्राइम लेंडिंग रेट आपने देखा, तो इस व्यवस्था को 2010 में बेस रेट ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, मतलब उसकी जगह बेस रेट आ गया। अब बेस रेट क्या है? अगर आप देखो बेस रेट को, तो जो आधार दर वह न्यूनतम ब्याज दर है, आधार दर वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंक दो लोगों को छोड़कर अपने ग्राहक को और अपने ग्राहक के साथ साथ किसानों को छोड़ करके इससे नीचे किसी भी व्यक्ति को ब्याज ऋण नहीं दे सकता है। तो उसमें आधार दर की घोषणा बैंक को हर महीने किया, स्टार्टिंग में जब 2010 के बाद, जब प्राइम लेंडिंग रेट की जगह 2010 के बाद बेस रेट का हर माह घोषणा हुआ करता था। बैंक हर माह घोषणा करते थे और इसकी गणना के लिए 4 आधार बताए गए। तो पहले तो आप देखो कि भाई प्राइम लेंडिंग रेट क्या है। जब प्राइम लेंडिंग रेट को प्रतिस्थापित किया, बेस रेट आया, तो बेस रेट वह न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंक अपने किसी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता है, और अपने स्वयं कर्मचारी और किसानों को छोड़ करके, ठीक है। मात्र अगर बेस रेट से नीचे ऋण देना था, तो या तो फिर उस बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं या तो किसान हो सकते हैं। बेस रेट को घोषणा के लिए अब कैसे, ऐसे तो है नहीं कि अपने मन से इतना कि भाई इतना बेस रेट हो जाएगा, तो इसके लिए कोई तो एक मेजरमेंट, एक आधार होगा। तो जी हाँ, इसके आधार के लिए क्या होता था कि जैसे इसमें से 3-4 बेसिस पॉइंट ध्यान देने होते थे। एक तो ये जमा राशि होने पर, जो पैसा जमा करते हो तो जमा राशि पर होने वाला व्यय,
जमा राशि पर होने वाले व्यय का मतलब क्या है कि मान लो बैंक में आप 100 रुपया जमा करते हो, तो बैंक में CRR मेंटेन करना पड़ता है, बैंक में बहुत सारी चीजें होती है, बैंक का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैंक के कर्मचारियों का वेतन होता है। तो 100 रुपए में इसके रख रखाव में कितना खर्च आता है, तो यानी जमा राशि पर होने वाला व्यय। पहला पॉइंट, जमा राशि पर होने वाला व्यय, ये आधार होता था। फिर दूसरा होता था ऑपरेशनल कास्ट। ऑपरेशनल कास्ट मतलब परिचालन व्यय, वही जो मैंने बताया कि भाई बैंक को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है तो वह परिचालन व्यय, मतलब बैंक को परिचालन करने में कितना खर्च लगता है, तो परिचालन व्यय। तीसरा वांछनीय लाभ, यानी एक पर्टिकुलरली, ऐसा तो है नहीं बैंक चल रहे हैं तो बैंक का अंतिम उद्देश्य क्या है कि कैसे भी करके हमें लाभ कमाना है, तो एक वांछनीय लाभ है। बैंक क्या करते हैं भाई, एक वांछनीय लाभ। अगला है कि CRR की वजह से इसके कारण उत्पन्न होने वाली जो क्षति है, यानी CRR या SLR जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इससे एक लॉस भी तो बनाते हैं। अब बैंक मान लो कि इसमें से 100 रुपया बैंकों के पास जमा हुआ, यानी टोटल 100 रुपया NDTL है, तो इसमें से मान लो बैंकों को CRR मेंटेन करना पड़ता है, SLR मेंटेन करना पड़ता है, तो भाई इसकी वजह से नेगेटिव आप देखोगे कि बैंकों के पास जो पैसा जमा है, तो जब पैसा इस पे मेंटेन करना पड़ता है तो नेगेटिव रिटर्न ऑन CRR एंड SLR, यानी इससे भी क्षति होती है। तो CRR के वजह से उत्पन्न होने वाली क्षति, CRR की वजह से उत्पन्न होने वाली क्षति, ये तो इन 4 चीजों का भैया ध्यान देना होता है। मतलब समझे, देखो प्राइम लेंडिंग रेट पहले एक बार और देखो, फिर बेस रेट देखो। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब जो प्राइम बरोबर है, जो प्रधान ग्राहक है, तो प्राइम लेंडिंग मतलब सामान्यतः क्या किया जाता था, जो प्राइम कस्टमर्स होता था, प्रधान ग्राहक होता था, तो सभी की अपेक्षा जो इसको पैसा दिया जाता था ऋण के तौर पे, तो उस पे जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो सभी की अपेक्षा कम होता था। उस दर को प्राइम लेंडिंग रेट कहते थे। वो इस वजह से होता था, प्राइम ग्राहक ही इस वजह से वो बना क्योंकि वो जो वो जो ग्राहक है उसने कभी अपने जीवन में बैंक की जो देनदारी है उनमें कभी उसने कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, उसने टाइम से पैसा जमा किया और इसके साथ साथ उसकी इमेज बहुत अच्छी रही, तो उसको पैसा क्या है जब ऋण लेने जाता था तो कम ब्याज दर पे मिलता था। इसमें एक तरीके से आप देखोगे कि कुछ लोगों के साथ तो एक बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ लोगों के साथ एक नेशनल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, वो डिस्क्रिमिनेटेड जैसे फील करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो एक व्यक्ति A है, व्यक्ति B है, व्यक्ति C है। अब व्यक्ति B की, मान लो व्यक्ति A प्राइम कस्टमर है, लेकिन व्यक्ति B की उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी। वो नहीं चाहता था कि भाई मेरा क्रेडिट जो सिविल है वो खराब ना हो, लेकिन फिर भी वह पैसा देने में, ऋण लोन का पैसा देने पे या ऋण देने पे थोड़ी बहुत चूक हो गई हो, भले उसने पैसा दिया हो लेकिन चूक हो गई हो, तो उसकी सिविल तो खराब हो गई। तो इसके चलते उसे आज भी भुगतना पड़ रहा है। उसको प्रधान ऋण दर पे उसको ब्याज नहीं मिलेगा, उसको जो पैसा मिलेगा जो ऋण के तौर पे, तो उसको दूसरों की अपेक्षा ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो भाई इसको ध्यान में रखा गया कि ये क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको प्रतिस्थापित किया बेस रेट यानी आधार दर, और इसमें कहा गया कि यह न्यूनतम वह ब्याज दर है जो अपने कस्टमर्स को पैसा ऋण के तौर पे देती है, तो उस ब्याज दर को बेस रेट कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं कि इस बेस रेट में जो
जो बैंक से आप पैसा ले रहे हो तो वो बैंक अपने कर्मचारी और किसानों को छोड़ करके इस बेस रेट से नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को पैसा नहीं उपलब्ध करवाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको बेस रेट को आधार बनाते हुए पैसा ऋण के तौर पे दिया जाता था। अब इसको मेजर करने के लिए कि हम बेस रेट, और ये प्रत्येक महीने जारी हुआ करता था, तो इसको मेजर करने के लिए बेस रेट को कि कोई न तो आधार होगा, कैसे हम मतलब ये पता करेंगे कि भाई बेस रेट इतना होना चाहिए। तो वही ये 4 आधार बनाए गए कि भाई आधार ए था कि जमा राशि पर होने वाला जो व्यय बैंक बहुत तरीके से खर्च करती है, और दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी परिचालन में व्यय आता है, तीसरा एक प्रॉफिट मार्जिन यानी वांछनीय लाभ, यानी मान लो सी नंबर और ये बी है, और जो डी नंबर है तो CRR या SLR, या फिर ऐसे समझो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो CRR और SLR की वजह से इसमें से नेगेटिव जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो CRR SLR नेगेटिव रिटर्न, ठीक है, तो इससे जो क्षति होती है। तो ये एक आधार बनाए गए भाई। अब देखो जो बैंक है यानी RBI से यह अपेक्षा करी जाती थी कि रेपो दर में परिवर्तन के साथ साथ RBI यह हमेशा बैंकों से अपेक्षा करता था कि जैसे मैं किसी भी चीज में यानी मॉनेटरी पॉलिसीज में खासकर रेपो रेट में परिवर्तन करती हूँ तो इसके आधार दर में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई CRR अगर परिवर्तित हो रहा है तो आधार दर में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस परिवर्तन के साथ बैंक भी आधार दर में परिवर्तन करे, ये RBI उम्मीद करते थे, परंतु बैंक ऐसा नहीं करते थे। नफा नुकसान को बैंक खुद झेल जाते थे, लेकिन मान लो ऐसा समझो कि CRR को इंक्रीज कर दिया गया या रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, तो भाई रेपो रेट के इंक्रीज होने की वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट मार्केट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर रेपो रेट महंगा हो गया तो आप मतलब इंक्रीज कर गया, तो आप ही बताइए कि जो शॉर्ट टर्म का ऋण आप लेते हो यानी बैंक किससे लेते हैं? RBI से, रेपो दर के अंतर्गत लेते हैं ना, तो वो ब्याज अगर महंगी होगी तो बैंकों को भी इसको इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जो इससे लॉस बनाएंगे बैंक खुद ही झेल जाएंगे ताकि कस्टमर्स को ये भार ना पड़े। अब मान लो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो भी अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से RBI चाहती थी, RBI को लग रहा था कि अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है तो इसको हमें सोखना चाहिए, तो उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसके असर को बैंक खुद झेल गए, जनता तक नहीं पहुंचने दिया। इसके दूसरी अपोजिट कंडीशन जरा समझो। अब मान लो ऐसा समझो कि रेपो रेट का जो इसको कट डाउन किया जाए, और इसको कट डाउन का असर जो है वो बैंक अर्थव्यवस्था तक ना पहुंचने दे। ऐसा पॉसिबल है ना कि कट डाउन का असर बैंक अर्थव्यवस्था तक ना पहुंचने दे। जब इसका कट डाउन का असर बैंक अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंचने देंगे तो एक्चुअल में जो बेस रेट है, तो बेस रेट में जो फोर्थ पॉइंट है यानी CRR की वजह से जो उत्पन्न होने वाली क्षति है, तो इससे इन्हें जो क्षति है कम तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखोगे कि इसका जो बेस रेट को सही तरीके से इसको जो उद्देश्य था RBI का वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इसमें से इशू आए। जब ऐसा नहीं होने पर इस कारण से यह था कि मान लो आधार दर की गणना की जो प्रक्रिया में रेपो दर की भूमिका ही नहीं रह जाती थी, तो इसके चलते RBI ने जो ये समस्या देखी तो वर्ष 2016 में आधार दर की जगह MCLR यानी इसकी अवधारणा लेके आई, यानी MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब देखो रेपो दर में समस्या आ गई ना, MCLR। तो जब ये इसमें समस्या आई तो बैंक ने कहा कि भाई ये भी ठीक नहीं है, इसकी जगह MCLR लेके आ जाओ। यानी MCLR मैंने बताया ना कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट।
अब भाई ये क्या होता था, अब इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता था, यह सुनिश्चित किया गया कि ना सिर्फ जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि पर जो होने वाले व्यय को गणना में ध्यान में रखा जाएगा, बल्कि बैंक को किसी भी प्रकार से जो प्राप्त राशि है उस पे होने वाले व्यय को भी MCLR की गणना में शामिल किया जाएगा अगर बैंकों को कहीं से पैसा मिलता है। अब MCLR के लागू होने के बाद ये वह न्यूनतम ब्याज दर है। अब सुनो कि MCLR में क्या क्या चेंजेस आए, लेकिन ये है क्या, MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर बन गया जिसके नीचे एक बैंक मात्र किसान और कर्मचारियों को छोड़ करके वो इससे नीचे किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकती थी। अब चूंकि MCLR की गणना बैंकों के लिए मुश्किल थी, कठिन थी, तो RBI ने 1 अक्टूबर 2019 में RLL की अवधारणा लेके आई। RLL, यही RLL जो मैंने बताया, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। MCLR में समस्या आ गई। 2016 में MCLR बेस रेट को प्रतिस्थापित किया और इसमें से ये चारों चीजों को फोकस करना ही था, और साथ में MCLR में दो चीजें ये निर्धारित करी गई कि भाई अगर मान लो रेट में कट डाउन होता है तो MCLR में परिवर्तन हो, लेकिन वही लगातार इसमें समस्या बनी रही जो बेस रेट में थी। तो इसकी जगह RBI ने 1 अक्टूबर 2019 में यानी जो रेपो लिंक्ड रेट का अवधारणा लेके आया। रेपो लिंक्ड रेट का मतलब क्या है, देखो इसके अंतर्गत जो रेपो लिंक्ड रेट है, रेपो लिंक्ड RLL बोलते हैं इसको, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट कहते हैं, ठीक है। तो जो रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट है इसके अंतर्गत बैंक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे दिए गए जो ऋण है इस पर ब्याज की गणना को रेपो दर से जोड़ें, और जैसे ही रेपो दर में परिवर्तन होता है तो ब्याज के दर में परिवर्तन उसी अनुरूप में हो जाए, इसी को रेपो लिंक्ड रेट कहा गया, इसको रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट कहा गया। तो ये चारों चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई प्राइम लैंडिंग रेट क्या है, एक बेस रेट क्या है, फिर MCLR क्या है, और RLL यानी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट क्या है। चारों चीज को मैंने यहां से डिटेल में समझाने का प्रयास किया। ओके, तो ये चीजें आपने देख ली। अब भाई अगला आपको सब हेडिंग देखना है, विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इस सब हेडिंग को। बस पहले इसकी कहानी सुन लो और फिर इसके बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, भारत में या किसी भी देश में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को तय करने के उद्देश्य से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है, चाहे भारत हो या कोई दूसरा देश हो। अब भाई डॉलर जो रुपए के विनिमय दर से मतलब क्या है, डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने में कितने रुपए की आवश्यकता होगी तथा $1 बेचने में कितने रुपए की प्राप्ति होगी। तो डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ, या मान लो कि अगर जैसे कि डॉलर की तुलना में ऐसे समझो कि कितने रुपए की आवश्यकता होगी या कितने रुपए क्या है प्राप्त होंगे अगर आप डॉलर बेचते हैं, तो इसकी तुलना में जो रुपया कमजोर और मजबूत होता रहता है, ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। अब रुपए के मजबूत होने से कुछ लाभ भी होंगे और जो रुपया है इसको कमजोर होने से कुछ क्षति भी होगी। अगर मजबूत होता है तो कुछ लाभ होंगे और कुछ हानि भी होगी, उसी तरह मान लो कि यह कमजोर होता है तो कुछ लाभ होंगे और कुछ हानि होगी। तो अगर मान लो कि इस प्रकार से कमजोर हो रहा है तो इसके क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या क्षति होगी। अब देखो जरा कि यदि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हो जाए, ऐसे समझो अगर डॉलर की तुलना में जो रुपया है अगर मजबूत होता है तो ऐसे में हमारा आयात सस्ता हो जाता है। ऐसे में क्या होगा भैया, हमारा आयात, ध्यान से सुनना, हमारा आयात
सस्ता हो जाता है, हमारा आयात सस्ता हो जाता है। अब आयात के सस्ता होने से मुद्रास्फीति कम हो जाती है। अब आयात सस्ता होगा तो महंगाई कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाती है। और जब मुद्रास्फीति कम होती है तो साथ ही जो बाह्य ऋण है, जो बाह्य ऋण, ऐसे समझो, बाह्य ऋण अभी मैं बताऊंगा जो हमने विदेशों से लिया है, तो बाह्य ऋण क्या होता है भैया, स्वतः कम हो जाता है। परंतु इसके अपोजिट समझो कि यदि रुपए के मजबूत होने से, ये तो आयात पे प्रभाव देखा गया, ये आयात पे प्रभाव है, लेकिन रुपए के वही मजबूत होने से निर्यात जो है इस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। मैं अभी इसको समझाऊंगा। हाँ, निर्यात महंगा हो जाएगा अगर रुपया मजबूत होता है, निर्यात महंगा हो जाएगा। निवेश में कमी आएगी, जो निवेश है विदेशी निवेश खासकर, तो निवेश में कमी देखने को मिलेगी, कमी आएगी। और भारत में विदेशी पर्यटन भी प्रभावित होगा, भारत में विदेशी पर्यटन भी क्या होगा भाई, प्रभावित होगा, ये भी नीचे आएगा। तो पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को देख लो। ये कॉन्सेप्ट मैं 2 बार समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि एक बार में आप मिसमैच करेंगे ही करेंगे। तो पहले तो ये समझो, और देखो हम तीनों प्रकार के मेथड को आगे देखेंगे कि आखिर इनमें किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जानना ये जरूरी है कि क्या असर, एप्लीकेशन जानना है। मेथड हम देख लेंगे, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन ही समझ नहीं आया तो फिर मेथड किसी काम का नहीं है कि किस मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा जो मुद्रा है, तो विदेशी मुद्रा की तुलना में उसका एक्सचेंज रेट तय होता है। ऐसा तो है नहीं है कि ऐसे तय हो जाएगा, इसके लिए मेथड होता है। और भारत या फिर जो अलग कुछ देश हैं वो अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये डॉलर है, और डॉलर की तुलना में अगर रुपया मजबूत होता है, फॉर एग्जांपल मजबूत होने का कि मान लो $1 में, ऐसे समझो यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल $1 जो है, $1 पहले 50 रुपए का था, लेकिन रुपया मजबूत होगा तो क्या होगा कि $1 मान लो मजबूत हो रहा है तो $1 40 रुपए का बचा। अब ये बिफोर की स्थिति है, बस मैं उदाहरण दे रहा हूं, और ये नाउ, ताकि इस चीज को समझ पाए। तो मजबूत हुआ ना, तो इस रुपए के मजबूत होने से अब मान लो कि पहले $1 में, जो $1 में 50 रुपए के बराबर था, अगर आपको कोई चीज खरीदनी थी तो आप 50 रुपए चुकाते थे, लेकिन अगर अब आपको मात्र 40 रुपए चुकाने होंगे, तो इससे आपका आयात सस्ता हो जाएगा। कैसे भैया आयात सस्ता हो जाएगा? आयात आप बाहर से खरीदते हैं, जरा समझना। तो अब आपको जहां पहले एक टाइम पे 50 चुकाना पड़ता था, तो अब आपको 40 रुपया ही चुकाना पड़ेगा। जब आपको 40 रुपया चुकाना पड़ेगा तो आपका जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा। समझ में आया कि पहले आपको अगर मान लो विदेश से आपको 1 किलो सोना जो है $1 में मिल जाता था, लेकिन अब विदेश में, और 1 किलो, अब आप जब डॉलर को कन्वर्ट करते थे तो उस समय 50 रुपये आपको पे करना पड़ता था। लेकिन रुपया मजबूत हुआ तो अगर आप अब विदेश से मान लो कि अगर गोल्ड को क्या करते हो, विदेश से गोल्ड को खरीदते हो, तो आप 50 की नोट दिया तो आपको 1 केजी सोना और साथ में 10 रुपया वापस करेगा, 10 रुपया वापस करेगा। मतलब क्या है कि अब आपका आयात 10 रुपया से सस्ता हो गया। अब आपका आयात क्या है भाई, 10 रुपया से सस्ता हो गया, तो आयात सस्ता हो जाएगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें से दूसरा प्रभाव, कि आपका बाह्य ऋण भी नीचे कम हो जाएगा। बाह्य ऋण कैसे कम हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपने जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक को आपको $20 चुकाने थे। कितना? $20 चुकाने थे। और मान लो $20 जो आप कहीं से अब लेके आओगे, आप तो डॉलर बनाते नहीं हो, तो $20 खरीदने के लिए 1000 रुपया चुकाना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका रुपया मजबूत हुआ तो अब $20 चुकाने के लिए आपको मान लो 500 रुपया खर्च करने पड़ते हैं।
तो आप ही बताओ कि आपका जो बाह्य ऋण है वो स्वतः कम हुआ कि नहीं हुआ आपके रुपए मजबूत होने से। तो ये इसका एप्लीकेशन है। आपसे ये पूछा जाएगा, तुरंत पूछा जाएगा कि भाई अगर मान लो आपका आपका रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर की तुलना में, तो क्या क्या असर देखने को मिलेगा। तो जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा, और आयात सस्ता होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी भी तो करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाह्य ऋण भी कम हो जाएगा, आप पे बाह्य ऋण का भार भी कम देखने को मिलेगा। अब कैसे बाह्य ऋण का भार कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है आपको जहां $20 चुकाने थे अभी $20 ही चुकाने हैं, लेकिन रुपए पहले कमजोर था तो आपको $20 खरीदने में 1000 रुपए खर्चे करने पड़ते थे, लेकिन मजबूत होने की वजह से अब आपको $20 को खरीदने में मात्र 500 रुपया का पे करना पड़ता है। तो मतलब आपको इसकी वजह से आपको स्वतः 500 रुपया देखो जो है बाह्य ऋण है वो कम हो गया। ठीक है, बाह्य ऋण मतलब एक्सटर्नल डेट जो आपने IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी देश से लेके रखा है। तो आपको तो एक ये असर, अब निर्यात महंगा हो जाएगा, ये पहले देखो। दूसरा यहां पे निर्यात महंगा हो जाएगा। अब निर्यात महंगा हो जाएगा तो निवेश में कमी आएगी, और भारत में विदेशी जो पर्यटन है वो भी कमी देखने को मिलेगा। अब कैसे, जरा भाई निर्यात महंगा कैसे होगा, ऐसे समझो कि $1 यहाँ पे था और पहले 50 रुपए का था, लेकिन रुपया मजबूत हुआ ना, तो अब वही $1 40 रुपए में क्या है भाई, एक जो डॉलर है वह आपको 40 रुपया में मिल जाएगा। तो निर्यात का मतलब आप जो क्या कर रहे हो, बाहर कोई चीज भेज रहे हो, है ना। तो निर्यात कैसा महंगा होगा कि पहले ऐसे समझो कि अगर आपका जो आपसे यहाँ कोई व्यक्ति खरीद रहा था, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे खरीद रहा था तो आप उसको पहले यहाँ क्या कर रहे थे कि $1 में कोई चीज बेच रहे थे। जैसे मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, मोबाइल का एग्जांपल ले लो, तो $1 आपको क्या है, क्या कर रहे थे आप, $1, और जैसे मान लो 50 रुपए का बना तो $1 पे आप एक मोबाइल बेच रहे थे, लेकिन अब भी $1 पे ही मोबाइल है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 40, क्योंकि अभी आपकी रुपए की तुलना में आपका रुपया मजबूत हुआ ना, तो ये तो मजबूत होने के चलते अब 40 रुपए का। तो अब क्या है कि $1 अगर वो देगा तो मोबाइल दे दोगे और साथ में कहोगे कि भैया 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ रुपया भी देता हूं। तो बताओ आपका जो निर्यात है वो महंगा हुआ कि नहीं। ऑब्वियसली निर्यात महंगा हो गया। विदेशी जो निवेश है वो कम होगा। कैसे विदेशी निवेश कम होगा, दूसरा उदाहरण देखो, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, ये एप्लीकेशन से क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखो विदेशी निवेश कैसे महंगा होगा। अब पहले आपको विदेशी निवेश, मान लो कि यहां कोई $10 लेके आता था और उसको 100 रुपया दे दिया जाता था। रुपया मजबूत होने के चलते अब $10 लेके आता है, तो अब उसको मान लो मात्र 50 रुपए ही दिए जाते हैं, 50 रुपए ही दिए जाते हैं। तो आप ही बताओ कि कोई व्यक्ति को भारत में आना था और उसको अपनी कंपनी खड़ी करनी थी, तो पहले $10 लेके आके वो अब तो भारत में खर्च करेगा तो रुपए में ही, तो उसको 100 रुपया मिलते थे कि नहीं मिलते थे। अब भी वो $10 लेके आ रहा है, 50 रुपए मिलेंगे। तो आप ही बताओ कि विदेशी निवेश कम होगा कि नहीं। वो सोचेगा कि भाई यहाँ देखो रुपया इनका मजबूत हो रहा है, हमें चीजें कम मिल रही हैं, तो हम किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, चाइना जैसे देश में चले जाते हैं जहाँ चीजों को आसानी से खरीदा जा सके। तो विदेशी निवेश कम होगा कि नहीं, क्योंकि उसको पैसा कम मिलेगा तो विदेशी निवेश यहाँ से क्विट कर सकता है। दूसरा, भारत में विदेशी पर्यटन। अब पहले मान लो $10 में उसे 100 रुपया मिल जाता था तो दिल्ली घूम लेता था, मुंबई घूम लेता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन अब उसको रुपया हमारा मजबूत हुआ है ना, तो ये सब मजबूती के इम्पैक्ट बता रहा हूं। तो मजबूत होने की चलते अब वो तो भारत में अगर किसी को पे करेगा तो डॉलर में तो करेगा नहीं, वो तो रुपए में करेगा। तो इसके चलते आप देखोगे कि वो मात्र मान लो दिल्ली बस घूम पा रहा है, तो उसकी इच्छा अधूरी हो गई क्योंकि रुपया हमारा मजबूत हो गया। तो वह भारत में ना आकर के मालदीव चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा,
वो दूसरे देश चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा रुपया जो है वो क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। रुपया मजबूत हो गया है तो ये इम्पैक्ट देखने को मिला, ये इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये तो मजबूती का इम्पैक्ट है। जरा इन सभी को असेसमेंट ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या इम्पैक्ट देखने को अर्थव्यवस्था में मिलता है। क्योंकि जब आगे मैं ये बताऊंगा कि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कैसे करता है तो उसका मुख्य ओरिएंटेशन क्या होता है और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी जगह भी असर देखने को मिलता है। अब आप ही बताओ कि अब अगर निर्यात महंगा हो जाएगा तो निर्यातक हमारे परेशान होंगे ना। निर्यातक क्या होंगे, वो परेशान करेंगे, इसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे और इससे हमारी इकोनॉमी, निर्यात महंगा होगा तो कौन हमसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो हमारी जो इकोनॉमी है आप देखोगे तो इस पे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आयातों का तो बढ़िया है, आयातों को साथ में क्या है, आयात सस्ता हुआ तो आयात का तो बल्ले बल्ले है। तो ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये आपने देखा। अब इसके विपरीत आप कंडीशन देख लो। आपको यहां पहले 10 मिल जा रहे थे आयात में, ठीक है, अब आप यहां 10 आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो डॉलर ही लेके आ रहा है, ठीक है, और आपका पैसा सस्ता है तो उसको फायदा हो गया है ना। यहाँ पे समझ गए होंगे, डॉलर ही लेके आया है, पैसा यहाँ पे पैसा मजबूत हुआ था तो यहाँ उसे फील हो रहा है कि भाई आपका जो है ये सस्ता हुआ तो आपको अतिरिक्त रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको ना हम इरेज करते हैं एक बार। अब मान लो इसी के जस्ट अपोजिट कि रुपया हमारा कमजोर हो जाए, डॉलर की तुलना में हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो जाए, तब ऐसे में भारत से निर्यात सस्ता हो जाएगा। भारत से जो निर्यात है ये सस्ता हो जाएगा। भारत से निर्यात सस्ता हो जाएगा। विदेशी खरीदारों के लिए भारत से आयात करना क्या है, सस्ता हो जाएगा। विदेशी खरीदारों के लिए, हमारा तो निर्यात सस्ता होगा ना तो उनका जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा। रुपए के कमजोर होने से आयात महंगा हो जाएगा। तो ये तो आपने देखा, निर्यात सस्ता होगा और हमारा जो आयात है, आयात वो महंगा हो जाएगा। इसे वैसे ही समझाऊंगा, ये महंगा हो जाएगा। और बाह्य ऋण जो है, जो बाह्य ऋण है वो स्वतः बढ़ जाएगा, स्वतः बढ़ जाएगा, स्वतः बढ़ जाएगा। तो पहले देखो कि कैसे क्या असर होगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि पहले की जो बिफोर कंडीशन है तो $1 में 50 रुपए के बराबर था। अब हमारा रुपया कमजोर हुआ, मतलब यहाँ पे देखो, तो अब हमें $1 खरीदने के लिए मान लो कि 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, 100 रुपए की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या हुआ भैया, साफ साफ देखो कि हमारा रुपया कमजोर हो गया, हमारा रुपया कमजोर हो गया। तो ये निर्यात कैसे सस्ता होगा, यहाँ पे देखो। अब कोई व्यक्ति, मान लो ऐसे समझो, कोई भी व्यक्ति हमारे पास से मोबाइल लेके जा रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति हमसे मोबाइल खरीद रहा है तो हमें वो डॉलर में चुकाएगा। अब क्या है, अब डॉलर में चुकाएगा। अब मान लो कि उसके एक्चुअल कीमत $1, पहले 50 रुपया हमें क्या है, सॉरी 50 यहाँ पे, ये जो है $1 वो लेके आता था। 50 रुपए का जो मोबाइल मान लो हमें कीमत निर्धारित किए थे तो वह हमें मान लो 50 रुपए देता था, हम एक मोबाइल दे देते थे, एक मोबाइल दे देते थे। लेकिन भैया अब जरा ये बताओ कि वो एक ही डॉलर लेके आ रहा है और हम तो मोबाइल पैसे रुपए में ही बेच रहे हैं ना, तो अब भी हमारे मोबाइल की कीमत 50 रुपया ही है। तो अब क्या करेंगे, हमारे मोबाइल की कीमत नहीं गिरी है, हमारा रुपया गिर गया है। ध्यान से सुनना, हमारे मोबाइल की कीमत नहीं, अभी भी मान लो कि पहले 50 रुपए में एक मोबाइल था,
लेकिन अब हमारा जो रुपया कमजोर होके अब 100 रुपए के बराबर हो गया है, तो अब भी हमारा मोबाइल तो 50 ही रुपए का ही है ना। तो मोबाइल 50 रुपए के चलते अब अगर मान लो जो डॉलर 100 रुपए का हो गया है, तो अब हम उसको 2 मोबाइल देंगे। तो बताओ निर्यात सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस है, वो हमारी ओर लालायित होगा, हमारी ओर लालायित होगा। तो हमारा जो है निर्यात वो क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। तो इससे हमारा निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन हम तो जो इकोनॉमी है वो निर्यातक इकोनॉमी नहीं है, हम तो आयातक इकोनॉमी है। आयात पे हम ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा निर्भर हैं। तो भाई इस निर्भरता की वजह से हम पे एक दूसरा असर देखने को मिलेगा कि आयात हमारा महंगा हो जाएगा। आयात हमारा महंगा हो जाएगा। पहले हमें कोई मान लो मोबाइल बाहर से हम खरीदते थे जो $1 पे था, अब भी वो $1 पे ही है, और हमें पहले 50 रुपया चुकाना पड़ता था। लेकिन हमारा रुपया कमजोर होने के चलते अब उसको हमें 100 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो आप ही बताओ कि हम बाहर से मोबाइल लेके आए तो अब तो हमें 100 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो आयात महंगा हो जाएगा, तो इससे जो महंगाई है क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये भी असर देखने को मिलेगा। साथ ही इसका तीसरा असर क्या है कि बाह्य ऋण स्वतः बढ़ जाएगा। बाह्य ऋण कैसे स्वतः बढ़ जाएगा? जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक से हमने $10 का ऋण लिया था, चलो $100 का, और $100 हमें 1000 रुपया चुकाना पड़ रहा था। लेकिन ये पहले की दशा है। अब मान लो अचानक से हमारा रुपया कमजोर हुआ तो हमें अब भी हमारा ऋण $100 का ही है, लेकिन हम जब $100 खरीदने जाएंगे तो मान लो हमें 5000 रुपया चुकाना पड़ रहा है। तो इसके आप देखोगे कि इसके चलते हमारा जो रुपया है हमें ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। तो बाह्य ऋण क्या हो गया भाई? हमारे रुपया कमजोर होने के चलते वो स्वतः बढ़ गया, स्वतः बढ़ गया। ये आपने देखा एप्लीकेशन। मैं अगेन बोल रहा हूं, इस एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आएंगे और आप इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है। बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया। हो सकता है अभी आपको समझ आ गया हो, लेकिन आप ज्यादा दिमाग जितना सोचेंगे तो फिर लगेगा कि अच्छा सर लगता है थोड़ा सी कंफ्यूजन रह गया है। तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। मैं ये इम्पैक्ट इसी वजह से अलग दिखा करके, अलग अलग बता करके कि ऐसा होगा, इस वजह से मैंने इम्पैक्ट बता दिए हैं। ठीक है, तो आयात पे अगर रुपया हमारा मजबूत होता है तो आयात निर्यात पे क्या असर पड़ेगा, और अगर कमजोर होता है तो आयात निर्यात पे क्या असर पड़ेगा, बाह्य ऋण पे क्या असर पड़ेगा, विदेशी पर्यटन पे क्या असर पड़ेगा, विदेशी निवेश पे क्या असर पड़ेगा ये देखने को मिलेगा। अब एक चीज और, अब बताओ हमारा विदेशी निवेश जो है, विदेशी निवेश वो बढ़ जाएगा। विदेशी निवेश बढ़ जाएगा, आर्थिक समृद्धि दर हो सकती है, और जो विदेशी पर्यटन है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे? सॉरी, देखो पहले $1 में उसको 50 रुपया मिल रहा था, वो भारत आ रहा था घूमने के लिए, तो भाई तो वो तो मात्र दिल्ली घूम रहा था, दिल्ली बस घूम पा रहा था। लेकिन अब वो अब भी $1 लेके आ रहा है, लेकिन उसको 100 रुपया मिल रहा है। तो हो सकता है दिल्ली के बाद वो मुंबई भी घूम ले, तो वह ज्यादा आकर्षित होगा ना, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। क्यों? हमारा रुपया कमजोर हो गया है, तो वह ज्यादा शहर घूम सकेगा। तो जो विदेशी पर्यटन है तो रुपए के कमजोर होने के चलते बढ़ जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट, अब इससे और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा जो आप विदेशी निवेश देखोगे जैसे लाइक FDI, वो बढ़ जाएगा। विदेशी निवेश वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ये उदाहरण यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ कि निवेश कैसे बढ़ जाएगा आपका रुपए के कमजोर होने के चलते। जरा आप बताओ कि ये पहले की स्थिति है, पहले की स्थिति, ये बिफोर स्थिति है। अब ये अब की स्थिति है कि $1 में 100 रुपया इनाम। अब कोई $100 लेके आया मान लो, तो पहले उसको 500 रुपये मिलते थे। अगर कोई व्यक्ति $100 लेके आया, 500 रुपये मिलते थे। अब वही व्यक्ति $100 लेके आ रहा है और उसको 1000 रुपया मिल रहे हैं। तो बताओ ज़्यादा वो आकर्षित होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा आकर्षित होगा। तो भारत में जो विदेशी निवेश बढ़ सकता है, इसके चलते विदेशी निवेश बढ़ सकता है। ठीक है,
अब भाई किसी भी देश में घरेलू मुद्रा के दर को तय करना या फिर कंट्रोल करने के उद्देश्य से कुछ मेथड, कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वो 3 पद्धतियां हम मुख्यतः मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक होता है स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली, इसको फ्री फ्लोट सिस्टम, तो फ्री फ्लोट सिस्टम या इसको क्लीन फ्लोट सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। चलो तो देखो, एक होता है फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम, अभी मैं बताऊंगा कौन यूज करता है। दूसरा होता है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम, अगेन मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम। तीसरा है भाई पैक्ड सिस्टम, जरा इसे समझो थोड़ी से बारी बारी से। देखो भैया, फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम ऐसी प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन में, विकसित देशों में देखने को मिलता है। ऐसी व्यवस्था में घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को, जो घरेलू मुद्रा है उसके एक्सचेंज रेट को बाजारी ताकतों पे छोड़ दिया जाता है। यहां कौन निर्धारित करेगा हमारे मुद्रा ऊपर जाएगी या नीचे? बाजारी ताकतें। मतलब क्लीन फ्लोट सिस्टम के अंतर्गत हमारी घरेलू मुद्रा का विनिमय दर पूरा का पूरा बाजारी ताकतों पर निर्भर करता है, तो केंद्रीय बैंक का किसी भी प्रकार का यहाँ हस्तक्षेप नहीं होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ बाजारी ताकतों का मतलब ये है कि मान लो किसी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पे जो असर देखने को मिलेगा वही उसके, यानी जो किसी भी विदेशी मुद्रा की तुलना में जो उसकी घरेलू मुद्रा का जो विनिमय रेट है वैसे उसमें देखने को असर मिलेगा। यदि किसी मुद्रा की आपूर्ति फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ज्यादा है, अगर मान लो कि हमने ज्यादा, हमारे डॉलर की तुलना में अगर हम ज्यादा पैसा फ्लो कर रहे हैं, हमारी जो आपूर्ति ज्यादा है, तो डॉलर की तुलना में हमारा रुपया क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हम बहुत पैसा पंप कर रहे हैं तो कमजोर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली कमजोर होगा। अब ऐसे में देखो कि वह मुद्रा जब कमजोर हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी मुद्रा, डॉलर की ही इसी संदर्भ में हम देखें कि डॉलर की मांग बढ़ जाएगी तो वह मुद्रा मजबूत हो जाएगी, तो मजबूत और कमजोर का ये इसी वजह से मैंने पहले एप्लीकेशन बताया कि आप खुद अब इंटरप्रिटेशन कर सको कि भाई मजबूत का क्या असर देखने को मिलेगा और कमजोर का क्या असर देखने को मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पे अगर मान लो हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है तो क्या असर देखने को मिलेगा और मजबूत हो रही है तो क्या असर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा बाजारी ताकतें अर्थात डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेंगे कि मान लो आपके मुद्रा का बहुत ज्यादा डिमांड है तो आपकी मुद्रा कमजोर होगी, या आपके मुद्रा की मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आपकी मुद्रा कमजोर होगी। आपकी डिमांड अगर बहुत है तो मुद्रा मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। अगर रुपए की, ऐसे ही समझो, वही डिमांड और सप्लाई का खेल समझाई देता हूं। मान लो ये डॉलर है और ये रुपया है। अब भारत में कोई आके ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहता है, ठीक है, तो अब हमारी मांग मान लो रुपए की ज्यादा हो गई, तो रुपए की अब लिमिटेड सब चीजें, ऐसा तो है नहीं कि इतना रुपया है कि देते रहो, तो मांग ज्यादा होने के चलते कुछ टाइम बाद यही रुपया, मान लो $1 का 50 रुपए का था, तो जो मांग करने वाले बहुत ज्यादा हो गए तो अब बोलेंगे कि भाई अब $1 हम 50 रुपए का तो नहीं देंगे, अगर आप भारत में निवेश करना चाहते हो तो आप हमें $1 दो और हम 30 रुपया देंगे। हो सकता है 45 दे, हो सकता है कि आपको 40 दे, ये मैटर करता है बार्गेन पे और आपकी मुद्रा की उपलब्धता पे। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी मान लो आपके मुद्रा की, तो वैसे वैसे आपका मुद्रा क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट समझो कि मान लो कि आपका विदेशी निवेश बहुत सारा आपके यहाँ लोग करके बैठे हैं, विदेशी व्यक्ति करके बैठे हैं, और जब विदेशी निवेश बहुत सारा आपके यहाँ विदेशी निवेश करके बैठे हैं और आपके देश में कुछ अचानक से अनस्टेबिलिटी आ जाए, अचानक से जब अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? डॉलर लेके ही तो जाएंगे, तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। जब डॉलर की मांग बढ़ जाएगी भैया, तो आपका जो रुपया है वो स्वतः जो है वो कमजोर होने लगेगा।
जब आपका रुपया स्वतः कमजोर होने लगेगा, पहले मान लो 50 का था, अब ये 60 का हो सकता है, ये 70 का हो सकता है, तो ये देखने को मिलता है। तो ये जो है पहला फ्री फ्लोट सिस्टम या क्लीन फ्लोट सिस्टम, ये पूरी तरीके से ये मार्केट में जो बाजारी ताकतें हैं उन पर निर्भर करता है और उनकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। तो पहला आपने देखा, ठीक है। दूसरा है प्रबंधित प्रणाली, ये इसको मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। प्रबंधित प्रणाली का क्या असर है, जरा इसे देख लो। ये हम यूज करते हैं ना, इसे मैं बताता हूँ और डिटेल में, परेशान नहीं होना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझ आ गया ना। देखो थोड़ा सा फोकस करो, चीज़ें समझ में आएंगी, सीक्वेंस से बस पढ़ो। इसी वजह से देखा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम सीक्वेंस है। मैं कभी ये फोकस नहीं करता कि कौन सा चैप्टर इजी है या कौन सा चैप्टर बहुत हार्ड है तो उसे बाद में पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये पता है कि भाई जो आपको मैं अगर डिमांड सप्लाई पढ़ाया, मैंने आपको जो मुद्रा का कमज़ोर और मजबूत होना पढ़ाया, तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या असर देखने को मिलेगा, तो मुझे कौन सा चैप्टर उठाना चाहिए। मतलब मैं सीक्वेंस से हमेशा चलता हूँ। खैर छोड़िए, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम को जरा देखो। ये मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम और डर्टी फ्लोट सिस्टम का मतलब क्या है। देखो हमारा भारत जैसे या जैसे ब्राज़ील जैसे जो विकासशील देश हैं, यहाँ पे प्रबंधित प्रवाह प्रणाली का प्रयोग होता है। यानी ये जो प्रबंधित प्रवाह प्रणाली है, ऐसे देशों में इसका प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। जो घरेलू मुद्रा है, इसके विनिमय दर को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप भी करती है। दोबारा से सुनना, देखो इसमें से ये जो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम है या प्रबंधित प्रवाह प्रणाली है, इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा के विनिमय दर एक्सचेंज रेट को बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है, परंतु यहाँ पूरी तरीके से नहीं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक हरकत में आ सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्रीय बैंक वॉचडॉग करेगी। केंद्रीय बैंक कंटिन्यूअसली फोकस रहेगा उसका कि अभी तो मान लो एक इसमें क्या होगा कि एक परिसीमन तय कर दिया जाएगा, और केंद्रीय बैंक जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कि परिसीमन ये तय कर दिया है कि मुझे $1 का 100 रुपया जब तक इतना ना रुपया गिर जाए, और यहाँ पे $1 का जब तक 20 रुपया इतना ना यहाँ मजबूत हो जाए, तब तक उसे कुछ नहीं करना है। ये केंद्रीय बैंक हमारी जो आरबीआई मान लो ऐसा कर रही है कि मुझे तब तक कुछ नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर ये जो परिसीमन है, इस परिसीमन के ऊपर नीचे की कोई व्यवस्था ऊपर नीचे होता है, तो उस पर क्या किया जाएगा, केंद्रीय बैंक हरकत में आएगी। केंद्रीय बैंक हरकत में आती है और फिर इसको क्या है, चेंज कर सकती है, बदल सकती है। अब भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई इसी एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन या फिर इसको साइकोलॉजिकली रेंज तैयार करती है, और अमेरिकी डॉलर की तुलना में जैसे विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पे मांग कैसी होगी, आपूर्ति कैसी होगी, तो घरेलू मुद्रा का विनिमय दर इस परिसीमन के अंदर छोड़ देती है कि फ्लक्चुएट करता रहे। ये परिसीमन के अंदर ही उसको छोड़ दिया जाता है। जब रुपए का विनिमय दर इस परिसीमन के अंदर रहता है तो आरबीआई कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जैसे ये जो परिसीमन मैंने बताया, ये बस एक परिसीमन मैंने उदाहरण के लिए बताया, तो अगर मान लो इस परिसीमन को ऊपर क्रॉस कर जाए, ऐसा हो जाए कि $1 इतना हमारा रुपया कमजोर हो गया कि 120 रुपए 200 में हो गया, और कोई ऐसा समय आया कि इतना हमारा रुपया मजबूत हो गया कि यही 20 रुपए पे हो गया, तो मान लो कि अगर 20 पे नहीं, यहाँ पे चलो मान लो कि 15 पे, क्योंकि तभी तो ये परिसीमन, तो फिर आरबीआई तुरंत हरकत में आएगी और आरबीआई मैनेज करना शुरू कर देगी। आरबीआई मैनेज करना शुरू कर देगी। ये परिसीमन का जैसे ही उल्लंघन होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। अब यदि ऐसे, अब सुनना, यदि डॉलर के अत्यधिक आगमन से डॉलर कमजोर होगा, बहुत ज्यादा अगर भारत में डॉलर पंप किया जा रहा है तो डॉलर कमजोर होगा, यहां रुपया मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, हम भारत में निवेश करना है, हमसे डॉलर ले लो। पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है,
तो हमारा जो रुपया है यहाँ मजबूत होगा और डॉलर कमजोर हो जाएगा। तो यहां से निर्यात में कमी देखने को मिलेगी। क्यों? मैंने इसका असर इसी वजह से पहले एप्लीकेशन बताया है कि जो हमारा निर्यात है उसमें कमी देखने को मिलेगी। एफडीआई निवेश में कमी होगी, जो एफडीआई है निवेश है उसमें भी कमी होगी। अगर मान लो ज्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसे समझो कि यदि डॉलर के अत्यधिक आगमन की वजह से डॉलर कमजोर और रुपया मजबूत हो रहा है, तो जब रुपया मजबूत होता है तो मैंने आपको बताया कि क्या असर देखने को मिलता है। जैसे जैसे रुपया मजबूत हो रहा था तो क्या असर देखने को मिल रहा था कि भाई इसके चलते जो निर्यात में कमी है, क्योंकि इससे होता क्या है ना, जैसे देखो जैसे जैसे रुपया मजबूत होगा जो निर्यात है उसमें क्या होगी भाई, कमी देखने को मिलेगी। ऑब्वियस है कि हम अगर कोई चीज को निर्यात करेंगे तो हमारा रुपया मजबूत हो गया तो उन्हें ज्यादा पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे, ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे, तो इसमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, अर्थात निर्यात में कमी देखने को मिलेगी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये जो विदेशी निवेश है वो भी कमी देखने को मिलेगी। कहाँ निवेश करेंगे भाई? पहले एक समय उनको, हमारा रुपया यहाँ मजबूत हो चुका है, पहले मान लो $1 में 100 रुपया मिलता था, अब रुपया मजबूत हो गया तो 50 ही मिलेगा, तो फिर अब तो भारत में ही निवेश करना है। किसी को मजदूरी भारत में रुपए में चुकाएंगे तो 50, पहले जब 100 रुपया मिलता था, अब अगर 50 मिल रहा है तो 100 रुपए में वो ज्यादा लोगों को मजदूरी या कुछ भी दे सकते। तो इसके चलते जो विदेशी निवेश है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यदि डॉलर को कमजोर होने से रोकने के उद्देश्य से, अगर मान लो लगातार डॉलर कमजोर हो रहा है तो आरबीआई कुछ ना कुछ तो हरकत करेगी। इसी वजह से तो हम डर्टी फ्लोट सिस्टम या मैनेज फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं। तो इसको कमजोर होने के उद्देश्य से, ताकि बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए, तो इसको आरबीआई जो है बाजार से डॉलर खरीदना शुरू कर देगी। अब आरबीआई क्या करेगी? मार्केट से डॉलर उठाना शुरू कर देगी और अधिशेष डॉलर को सोखने का प्रयास करेगी। जो अतिरिक्त डॉलर है उसको सोखने का प्रयास करेगी, जिससे डॉलर की कृत्रिम मांग जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। आर्टिफिशियली जो डिमांड है वो उत्पन्न हो जाएगी, जिससे डॉलर के मूल्य में धीरे 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 बढ़ोतरी होने लगेगी और साथ ही जो रुपए हैं तो उसके बाजार में प्रवाह में भी वृद्धि से मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि अगर मान लो हम ज्यादा से ज्यादा रुपया दे रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा चला जाएगा, तो स्वतः मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो एक समस्या की प्रक्रिया को, एक कौन सी समस्या थी? वही वाली कि बहुत ज्यादा पैसा कमजोर हो रहा था तो जो निर्यात है वो कमी आ रही थी, एफडीआई निवेश में प्रभावित हो रहा था। अगर रुपया मजबूत हो रहा था तो निर्यात में कमी देखने को मिल रही थी। एफडीआई जो है निवेश, आप देखोगे जो एफडीआई का निवेश है वो भी मतलब भारत में कम देखने को मिल रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि डॉलर कमजोर है। तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए आरबीआई हरकत में आई और अर्थव्यवस्था से पैसा उठा रही है ताकि धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाए, मैनेज हो जाए। लेकिन यहां दूसरी समस्या हो गई मुद्रास्फीति की। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति तो बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रभाव को निरस्त करने के लिए आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियां बेचेगी और प्रतिभूतियां बेच के अतिरिक्त पैसा सोख लेगी और इस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियली स्टेरिलाइजेशन या कृत्रिम निष्फलीकरण कहते हैं। आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन या कृत्रिम निष्फलीकरण कहते हैं। इसको और आसान भाषा में, मुझे पक्का पता है कि आप ये चीजें नहीं समझ पाए हैं, ये थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। जरा देखो, पहले यहां पे मैं आपको समझाता हूं। हम क्या करते हैं भाई, एक यहां पे प्रॉपरली हम ये वाला सिस्टम यूज करते हैं, है ना। तो मान लो ऐसे समझो, $1 है और पहले की स्थिति 100 रुपए की थी। डॉलर की सप्लाई बहुत अधिक है। अब सप्लाई बहुत अधिक है, बहुत सारे लोग डॉलर लेके आ रहे हैं, तो डॉलर कमजोर होगा ना, लोग बोलेंगे। अब ऐसे समझो कि इधर डॉलर बेचने वाले ए हैं, बी है, सी है और डी है। इधर ये सब डॉलर लेके आए हैं और यहाँ पे रुपए देने वाले ए है, बी है और सी है। तो ये कहेगा कि भाई $1 इस समय जो 100 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि, तो बोले कि हमें 100 रुपया दे दो। अब भाई डॉलर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत अधिक है, यानी रुपए की मांग करने वाले ज़्यादा हैं, तो रुपया क्या हो जाएगा? रुपया मजबूत हो जाएगा। डॉलर कमजोर होगा, ऐसे लिख लो भाई, यहाँ पे अधिक सप्लाई के चलते और मांग अधिक के चलते ये मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इससे ना इरेज करते हैं हम एक बार, मजबूत हो जाएगा।
जो ये है डॉलर क्या हो जाएगा भाई, मजबूत हो जाएगा, सॉरी रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा डॉलर की तुलना में। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आपने देख लिया। तो इससे क्या असर होंगे, एप्लीकेशन बताया था ना कि इसमें जो है हमारा निर्यात, हमारा जो निर्यात है वो कम हो जाएगा, निर्यात में कमी आ जाएगी। क्यों, बताया था कारण। इसके साथ साथ जो एफडीआई है, एफडीआई में कमी आ जाएगी, इसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, मान लो ये पहले की स्थिति है, ठीक है, कि इसमें से जो हमारा डॉलर लगातार क्या है, कमज़ोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। पहले ऐसी कुछ स्थिति थी कि एक जो डॉलर था वो ऐसे समझो कि 200 रुपये के बराबर था। तो रुपया पहले की अपेक्षा, ये बिफोर की कंडीशन है और ये अभी की कंडीशन है, तो अब ये कमज़ोर हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो ये असर देखने को मिलेगा। अब आरबीआई की सारी जिम्मेदारी भी तो है, उसे ये देखना है कि भाई निर्यात में बहुत कमी ना आ जाए। अब निर्यात में कमी आ जाएगी तो फिर देखोगे कि वही आर्थिक समृद्धि में भी तो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्यात में कमी तो हम चीज़ों को नहीं बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो आर्थिक समृद्धि हमारी गिर सकती है, तो ये सभी ध्यान रखना है। एफडीआई में कमी अगर होगी, मान लो लोग निवेश नहीं करेंगे तो रोजगार भी तो जाएंगे ना भारत से, रोजगार कहाँ, कम होंगे। ठीक है, तो एफडीआई से रोजगार बहुत मिलते हैं तो रोजगार में कमी आएगी। तो इस पे लगातार कंटिन्यूसली नज़र डाल रही है। अब खूब पैसा ये लोग डॉलर लेके आ रहे हैं, एक्स भी लेके आ रहा है, वाई भी लेके आ रहा है, तो आरबीआई एक थर्ड पार्टी आती है, आरबीआई, और कहते हैं कोई बात नहीं, तो वाई के पास जाएगी कि तुम्हारे पास जो अतिरिक्त डॉलर है दे दो, इसके पास जाएगी और इसके पास भी जाएगी। तो अब देखो, एक तरफ से आरबीआई खरीद रही है और आरबीआई 2-2, 4-4 डॉलर तो खरीदती नहीं है, तो धीरे धीरे ये मजबूत होने लगेगा, ये धीरे धीरे हमारा रुपया कमज़ोर होने लगेगा। क्यों, आरबीआई ने एक तरफ से पैसा मतलब डॉलर उठाना शुरू कर दिया है, तो जो अतिरिक्त ये लोग पैसा, अब इन्हें ऐसा नहीं है कि पैसा देगी नहीं, आरबीआई ऑब्वियस है पैसा देगी, लेकिन अब इतनी जो डिमांड और सप्लाई लगभग बराबर करने का कोशिश करेगी, जिससे हमारा रुपया भी बहुत मजबूत ना हो और डॉलर भी इनका बहुत कमज़ोर ना हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन दूसरी समस्या आ जाएगी, ठीक है, एक समस्या का तो आरबीआई ने अब इसी को आर्टिफिशियली जो देखो, ये एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा कर दिया ना आरबीआई ने, कि बाहर से उसे जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने के लिए बाहर से उसने चीज़ों को खरीदा, तो इससे दूसरी समस्या को अर्थव्यवस्था ये आरबीआई ने जन्म दे दिया। अब भाई ये लोगों को जो पैसा रुपया दिया है चेंज करके, तो ये भारत में क्यों पैसा, मतलब ये चेंज क्यों करवा रहे हैं, क्यों इन्हें डॉलर के बदले रुपया चाहिए, क्योंकि भारत में निवेश करना है, तो ये खूब ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे और रातों रात तो सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो महंगाई भी अधिक बढ़ सकती है, महंगाई भी अधिक बढ़ सकती है। ऑब्वियस है महंगाई बढ़ जाएगी। अब महंगाई बढ़ जाएगी तो इस महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई कुछ ना कुछ तो उपाय सोचेगी। तो इस महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या कहेगी, अतिरिक्त जो सरकारी प्रतिभूति है उसको अर्थव्यवस्था में पंप करके, और ये जो पैसा उसने रुपया पंप किया है तो इसको सोख लेगी अर्थव्यवस्था में, बैंकों को बोलेगी कि ये लो भाई, हमें कुछ पैसा ऋण के तौर पे दे दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगी गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिभूतियों को अर्थव्यवस्था में लॉन्च कर देगी। और जब अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को लॉन्च करेगी तो जो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसा हो गया था वो दोबारा से कहाँ चला जाएगा, सरकार की ओर चला जाएगा। ठीक है, मतलब आरबीआई के थ्रू सरकार की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंतिम आप देखोगे कि यहाँ पे उसने क्या किया कि जो यहाँ पे डिमांड था उसको, यहाँ पे जो लगातार कंटिन्यूअसली पैसा अतिरिक्त होने के चलते ये जो असर देखने को मिल रहा था, तो पैसा सोख करके वह इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज कर लेगी और इस पूरी प्रोसेस को ही कृत्रिम निष्फलीकरण या आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। पैसा उसने सोख लिया, ठीक है, तो ये है क्या है, इसको कृत्रिम निष्फलीकरण या आर्टिफिशियली स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में डॉलर के पलायन की वजह से हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या आ गई, सब लोग पैसा रुपए अपना डॉलर लेके जा रहे हैं सब लोग, तो डॉलर की पलायन की वजह से मांग ज्यादा हो जाएगी डॉलर की, आपूर्ति कम होगी डॉलर की। अगर मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, तब ऐसे में जो डॉलर है वो मजबूत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि डॉलर की लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं, ये अपना मार्केट से पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं, डॉलर निकाल के भाग रहे हैं। तो जो डॉलर की जो आपूर्ति है वो कम हो जाएगी और इसके चलते जो डॉलर है वो सशक्त होना शुरू कर देगा और घरेलू मुद्रा क्या है, कमज़ोर होने लगेगी। यहाँ पे घरेलू मुद्रा कमज़ोर होने लगेगी। मतलब मान लो कि जैसे डॉलर की खूब डिमांड है, तो पहले 100 का था, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि डॉलर अपना लेके जाएंगे तो अब 150 पे, मान लो 150 पर $1 हो गया, तो कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पे कमज़ोर हुआ। अब यदि घरेलू मुद्रा आवश्यकता से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा जो आयात है वो भी तो महंगा हो जाएगा कि हमें बाहर से चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा चुकाने पड़ेंगे, जिससे भी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें स्वतः महंगी हो जाएंगी। पहले हमें कोई चीज़ 100 रुपये में $1 में मिल रही थी, पहले 100 रुपये के बराबर था, लेकिन अभी वो $1 में है, लेकिन हमारा रुपये कमज़ोर होने के चलते हमें 150 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो भारत में आएगा वो व्यक्ति खरीद के, तो महंगा ही तो बेचेगा, तो बढ़ जाएगी। तो घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। अब क्या क्या प्रयास करेगी? देखो, आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से, ध्यान से सुनना, घरेलू मुद्रा को कमजोर करने के लिए ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है ना, तो कुछ प्रयास करेगी। तो आरबीआई का एक फॉरेक्स होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से ज्यादा डॉलर बेचना शुरू कर देगी। अब डॉलर की आपूर्ति भी वैसी होती रहेगी, तो हमारा जो रुपया कमजोर हो रहा था वो धीरे धीरे फिर ऊपर आने लगेगा। अब डॉलर के प्रवाह जैसे ही मान लो बढ़ जाएगा, तो इस उद्देश्य से आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा डॉलर के प्रवाह को मतलब बढ़ाने के लिए आरबीआई इस उद्देश्य से अपने विदेशी मुद्रा कोष से 6% से ज़्यादा का मतलब एक वित्तीय वर्ष में प्रयोग नहीं कर सकती है। मान लो कि उसके पास $100 हैं, ऐसे समझो, तो $100 में से मात्र $6 की ही सप्लाई कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, $1 की। अब आरबीआई भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश देगी कि भाई एनआरआई की जमा राशि पर ब्याज बढ़ा दें, और जब एनआरआई की जमा राशि पर ब्याज बढ़ जाएगी तो आप देखोगे कि वो पैसा ज्यादा जमा करेंगे, और वो तो बाहर कमा रहे हैं। एनआरआई के बारे में आप जानते हैं, भारत के ही नागरिक होते हैं लेकिन बाहर कमा रहे हैं। तो वह जब उन्हें ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगा तो भारत के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉलर जमा करेंगे। इससे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास सप्लाई कम थी, लोग अपना डॉलर निकाल के भाग रहे थे, डॉलर की मांग ज़्यादा थी, तो इससे इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा। इससे वे भी निवेश हेतु आकर्षित होंगे, जैसे भी उनको ज़्यादा ब्याज दर मिलेगी और भारतीय बैंकों में डॉलर को जमा करेंगे, और यह एक तात्कालिक उपाय है, लेकिन दीर्घकालिक अवस्था में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आपने तत्कालिक समस्या सॉर्ट आउट कर ली कि हमारा रुपया बहुत कमज़ोर ना होने पाए, बहुत ना नीचे गिरने पाए, तो आपने तत्कालिक समस्या को तो देख लिया, लेकिन आपने उनसे जो ज़्यादा हैवी ब्याज दर दे रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में तो पैसा वो अपना निकालेंगे भी तो, डॉलर लेके जाएंगे भी तो ब्याज के तौर पे। तो आप ही बताओ कि इससे क्या होगा? ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक नकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आरबीआई भारतीय कंपनियों के लिए भी कहेंगे कि भाई बाह्य ऋण की सीमा बढ़ा देंगी। मान लो कि जो एक्सटर्नल डेट है, तो एक कंपनी अपने, बस उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो कि एक कंपनी अपने एनडीटीएल का या अपनी जो एसेट्स है 2% ही खरीद बाहर से ऋण ले सकती है। अब इसको आरबीआई जो है 5% कर सकती है या उससे ज़्यादा कर सकती है। तो भारतीय कंपनियों की जो ऋण लेने की, बाह्य ऋण लेने की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे भारतीय कंपनियां डॉलर के तौर पे पैसा प्राप्त कर सकेंगी, लेकिन ये भी तत्कालिक उपाय है। दीर्घकालिक उपाय आप देखोगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वैसे देखने को मिलेगा कि आपको चुकाना भी तो पड़ेगा ना ऋण, तो पैसा फिर ब्याज सहित लेके ब्याज उनकी बढ़ जाएगी। भारत सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित बनाने के उद्देश्य से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सरल कर देगी, आसान बना देगी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान से सुनना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आ सके, निवेश कर सके, ठीक है। अब वहीं जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों को और सरल बना देगी। यानी जो भारत सरकार विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षण करने के लिए नियमों को सरल बना देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसा आ सके और इस समस्या का सलूशन मिल सके। वहीं सेबी भी क्या करेगी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये शेयर मार्केट को यही
मतलब इसको लीड करती है, तो ये क्या करेगी कि शेयर बाजार में जो विदेशी निवेश से संबंधित जो पैसा निवेश होता है उन नियमों को आसान कर देगी। और डॉलर के पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार जैसे जो गैर अनिवार्य वस्तुएं हैं उन पर आयात शुल्क बढ़ा देगी। क्योंकि क्यों, मान लो जैसे सोना है या कोई मान लो जैसे कि एप्पल का फोन है, तो इसमें आयात शुल्क हैवी लग जाए तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो हमारा जो डॉलर है उसका पलायन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। ये सारे सॉरी जो सारी चीज मैंने बताई, ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं, ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो पैक्ड सिस्टम। ये तो आपने देखा मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, डर्टी फ्लोट सिस्टम और भारत क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अब पैक्ड सिस्टम देखो भाई, ये पैक्ड सिस्टम क्या है। देखो, इसका प्रयोग ऐसे देशों में होता है जो मुद्रा के विनिमय दर को अपने इच्छा अनुरूप यानी जो स्थिर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ बाजारी ताकतें नहीं हैं। देखो, भारत में भी जो ये डर्टी फ्लोट सिस्टम है कुछ हद तक बाजारी ताकतों पर निर्भर कर दिया जाता है, एक मनोवैज्ञानिक रेंज के बाद ही आरबीआई हरकत करती है। लेकिन यहाँ जो पैक्ड सिस्टम है, जैसे चाइना जैसे देश इसको यूज करते हैं, तो वह अपने मन के अपने इच्छा के अनुसार हमेशा ये वॉच डॉग करते हैं, और जैसे ऊपर नीचे होता है तो उसको उठा करके और ये बदलते रहते हैं। तो ये हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत चीन अपनी घरेलू मुद्रा का जो है डॉलर की तुलना में स्थिर कर देता है, और आवश्यकता पड़ने पर, जैसे ही उसे आवश्यकता पड़ती है, तो इस दर को वो बिना किसी भी मतलब जैसे बाजारी ताकतों से प्रभावित हुए उसको ये बदल सकता है, परिवर्तित करता रहता है। यही कारण है कि चीन को जो है करेंसी मल्टीपुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, जो चीन है तो इसे जो मैनिपुलेट कर रहा है ना, तो इसी वजह से जो चीन को करेंसी का मैनिपुलेटर, क्योंकि मैनिपुलेट कर रहा है तो इसी वजह से चीन को करेंसी का मैनिपुलेटर भी कहा जाता है। और यह भी अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार है उसके संबंधी जो संघर्ष जो उत्पन्न होता है उसका आधार बन जाता है। ठीक है, उसका आधार बन जाता है। तो आपने ये पैक्ड सिस्टम को देखा। आगे मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई इसका एक्चुअल में असर क्या देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता रहता है, उसके पीछे भी कारण बता दूं। आखिर वो पैक्ड सिस्टम क्यों यूज करता है। देखो भैया, जो चाइना है, आप चाइना पे देखोगे वो निर्यातक जो है वो निर्यातक अर्थव्यवस्था है। अब निर्यातक अर्थव्यवस्था के लिए जो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि वह मुद्रा को कमजोर बना के रखे। मुद्रा को कमजोर बना के रखेगा तो विदेशी निवेश उसकी तरफ आकर्षित होगा। विदेशी निवेश आकर्षित होगा तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे तो आर्थिक समृद्धि में बढ़ेगी, क्योंकि लोग मांग भी तो करेंगे। जिन्हें रोजगार मिलेगा तो उपभोग होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो जो ये चीन है अपनी मुद्रा को क्या हमेशा अवमूल्यन करता रहता है, हमेशा दूसरे देशों की तुलना में मुद्रा को कम करता रहता है। तो एक इसका ये देखने को असर है। और दूसरा कारण तो ये है ना कि भाई चाइना में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ जो मैन पावर है वो सस्ता है। अब जो मैन पावर यानी जो लेबर है जो सस्ता है, और दूसरी चीज वहाँ का जो मतलब देखो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अब देखो कि वहाँ की जो सरकार, वहाँ तो कोई डेमोक्रेसी है नहीं है, मतलब पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप की तरह है। तो सारी चीजों को कौन मैनेज कर रहा है भाई, सारी चीजों को मैनेज कर रहा है वहाँ का सरकार, और वहाँ किसी प्रकार से आप फ्री नहीं है। तो इसके चलते वो कितना क्या करना है और कैसे इंडस्ट्री का सेटअप होगा, कैसे लैंड का एक्वाइजेशन होगा, तो वो क्या करता है चाइना कि वो बल्क में कोई भी चीज का प्रोडक्शन करता है। इससे उसका लगातार आप देखोगे आयात जो है निर्यात है वो बढ़ता रहता है। अब जैसे भारत में मान लो जूता बनाने वाली कंपनी कानपुर पे है, फिर जाके अहमदाबाद में है, फिर जाके कहाँ बेंगलुरु में है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इन पे ज्यादा रहता है। लेकिन वहीं चाइना में मान लो कि एक मतलब लाइन से, जैसे कि यहाँ मान लो जूता बनाने की कंपनी है तो पूरे चाइना में यहाँ पर जूता ही जूता बनेगा। अब मान लो कोई शीशा बनाने की कंपनी है तो उस क्षेत्र में पूरा शीशा ही शीशा बनेगा।
इससे दो तीन चीज का फायदा होता है। एक तो हमारा जो लेबर है वो भी सस्ता हो जाता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर, देखो हर एक चीज में तो कुछ लेबर स्किल्ड भी चाहिए, तो एक जगह से उसको उठाना और वो एक जगह से उनकी कॉलोनाइज करने में सस्ता हो जाता है, ये चीज भी देखने को मिल जाती है। दूसरा चीज यहाँ सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्च, क्योंकि जैसे मैंने बताया कानपुर अहमदाबाद इस चीज को लेकर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल एक ही जगह पहुंचना है, तो जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होगा वो ऐसा करते हैं कि भाई हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है कम से कम रहे, और दूसरा वो अपनी मुद्रा का लगातार अवमूल्यन भी करते रहते हैं। तो मुद्रा के अवमूल्यन के चलते ये समस्या आप देखोगे कि उनका अपने हमेशा से निर्यात ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वो निर्यात पे फोकस करती है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करती रहती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है मेंस में कि चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा क्यों करती रहती है। आपको देखो पीटी में भी स्टेटमेंट बना सकता है, और मेंस में मुझे लगता है कि ज़्यादा इस पे फोकस करता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसमें गंभीर आंसर लिखना पड़ेगा, और लिख भी सकोगे, आपके पास भरपूर कंटेंट है कि भाई चाइना सिंपल है कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन, क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो उसकी इकोनॉमी है वो निर्यातक इकोनॉमी है, वो पूरी निर्यातक इकोनॉमी पे फोकस करता है, और उसकी जो सरकार है वो कोई डेमोक्रेटिक तो है नहीं है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, मतलब जो कम्युनिस्ट है, ठीक है कम्युनिस्ट तो हम नहीं कहेंगे, वो पूरी पूंजीवादी टाइप लगती है, तो वहाँ सारी चीज़ें सरकार के हाथों में होती हैं। तो लैंड एक्वाइजिशन का जैसे समस्या, भारत में कोई सड़क बन रही है तो स्टे ले आओ, अब ऐसे तो लैंड एक्वाइज नहीं की जा सकती है, तो स्टे ले आओ 10-10 साल, तो इससे कई बार चीज़ें होती हैं कि जो है डेवलपमेंट रुक जाता है। तो भारत में जो जुडिशरी है, सरकारें हैं, कई ऐसे वो हैं कि लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो इस वजह से उसके जो अनुकूल अपने चीज़ों को विकसित कर रहा है, और अपनी जो अर्थव्यवस्था को वो निर्यात ओरिएंटेड बना के ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर रहा है। ठीक है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ निवेश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के साथ साथ आप देखोगे कि लेबर वगैरह सस्ता है ही है। ठीक है, पैकेज सिस्टम आपने देख लिया। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अगला हमारा जो है सब हेडिंग है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF बोलते हैं। ये पूरा समझ आ गया होगा, प्लीज़ मैं बहुत फोकस करके चीज़ों को समझाया है, तो अब ना कोई इसमें डाउट मत रखना। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, देखो उर्जित पटेल समिति ने यह सुझाव दिया था कि ये जो है SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, तो कि ये उपकरण के तौर पे SDF की जो व्यवस्था को लागू किया जाए, एक उपकरण के तौर पे, और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है। अब यह प्रक्रिया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की ही तरह है, जो कि मैंने आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बताया था कि भाई अगर पैसा मान लो बैंकों के पास अतिरिक्त है तो जाके कहाँ जमा करवा देते हैं, RBI के पास, और जिन्हें पैसे की ज़रूरत है उसी दिन तो वो पैसे ले लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट जो कि मैंने आपको बताया था, बैंकों को इंटरेस्ट मिल जाता है RBI की तरफ से, और रेपो रेट पे जो है चुकाना पड़ता है बैंकों को, है ना। तो ये उसी तरह LAF की तरह है। इसमें से एक देखो लोच ज़्यादा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें से लोच ज़्यादा है, यह ज़्यादा प्रभावशील हो सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच जो ब्याज की दर पहले से तय नहीं होती है, जो ब्याज की दर है वो पहले से तय नहीं होती है। इसके अंतर्गत यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक से ऋण लेती है, केंद्रीय बैंक अगर किसी बैंक से ऋण लेती है, तो ब्याज दर अपनी सूझबूझ के आधार पर तय होता है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से ये कम या अधिक भी हो सकता है। और साथ ही केंद्रीय बैंक यदि किसी बैंक को ऋण देती है तो ब्याज की दर आपसी सहमति से तय होती है, यह भी रेपो रेट से कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ बैंक को ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी होती हैं। तो दूसरा फायदा SDF के अंतर्गत एक ये भी हो जाता है। इस वजह से ये चर्चा में और काफ़ी ये मतलब इसको तरजीह दी जाती है SDF को, कि भाई आपके पास मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई भी सरकारी प्रतिभूतियां नहीं हैं, तो आप कैसे, कोई प्रतिभूति नहीं है तो आप कैसे गिरवी रखोगे, क्या चीज़ रखोगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको SDF के अंतर्गत गिरवी नहीं रखना है कोई भी सरकारी प्रतिभूति को। दूसरा, यहाँ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से जो है ऊपर नीचे मतलब ऋण लिया दिया जा सकता है, क्योंकि ये आपसी समझबूझ और आपसी सहमति के माध्यम से इस SDF के अंतर्गत डील की जाती है। ठीक है, तो आपने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को भी देख लिया भैया कि ये SDF क्या है। चलो
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी LTRO। ये होता क्या है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी LTR जो है TLTRO या फिर LTRO। ठीक हो, देखो पहले LTRO ये क्या है। देखो भाई, LTRO की व्यवस्था, ये जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, इसकी व्यवस्था को भारत में RBI ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक से प्रेरित होकर अपनाया है। जो यूरोप की केंद्रीय बैंक है उससे प्रेरित होकर अपनाया है। इसे भारत में 27 मार्च 2020 को लागू किया गया और यूरोप में इसे लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। यूरोप में इसको लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशन के नाम से, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अब इसे 2008 में जो अमेरिका में मंदी आई थी, तो उसी मंदी से उत्पन्न जो यूरोपीय संकट है, तो उसी यूरोपीय संकट का सामना करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था और भारत में इसको कोविड-19 की जो महामारी है, इन समस्याओं को सामना करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया है। यहाँ टारगेटेड या लक्षित शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी कहते हैं, इसलिए किया गया है क्योंकि इस सुविधा को जो प्रयोग है औद्योगिक इकाई और निगमों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कार्यरत बैंक यानी RBI के पास जो प्रतिभूति गिरवी रख करके रेपो दर पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त करती है और इससे सस्ते में यह ऋण जो है बैंक के जरिए निगमों को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे लॉकडाउन के चलते बाजार बंद के दौरान वे अपने व्यय को पूरा कर सकें और अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी था, मॉनेटरी पॉलिसी आपका ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें से अब कोई भी चीज़ नहीं रह गई है, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और चाहे कोई स्टेट का मेंस हो या फिर पीटी यूपीएससी का पीटी हो या यूपीएससी का मेंस हो या कोई भी हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि देखो ये सभी स्टेट के मेंस के लिए, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और भी हो सकता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी सेम, ठीक है। तो जैसे राजस्थान का प्रीलिम्स आ रहा है, MP का जो है मेंस आ रहा है, आप खुद ही देख लीजिए ना। मैं एक चीज करता हूँ इस चीज को कि आप लास्ट कुछ सालों के पेपर उठा के देख लो, मध्य प्रदेश के जो मेंस के हैं, और मेरी क्लास से एक भी ऐसा हो जो मैं ना पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो कल की क्लास में हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था पढ़ेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, और कल भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में सबसे बड़ा चैप्टर है बैंकिंग व्यवस्था, जो कि 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।